ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना इत्मादौला क्षेत्र में पानी के टैंकर की चपेट में आई मोटरसाइकिल, बाइक पर सवार बच्चे की मौके पर मौत, पिता और पुत्री की हालत गंभीर। स्कूल टीचर की पिटाई से घायल हुए छात्र के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस से की शिकायत, स्कूल प्रशासन ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। थाना सिकंदरा क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ एक परिवार, एक व्यक्ति की हुई मौत, आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर। और अब 1 अगस्त की बजाय 5 अगस्त से शुरू होगी सपाइयों की साइकिल यात्रा। डॉक्टर कलाम के लिए घोषित राष्ट्रीय शोक के चलते उनके सम्मान में बढ़ाई गई तारीख। और अब खबरें विस्तार से। थाना इत्मादौला के कालिंदी बिहार में सुबह उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक ही मोटरसाइकिल पर 2 बच्चों को लेकर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को पानी के टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 7 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताजनगरी आगरा के थाना इत्मादौला इलाके के कालिंदी बिहार में एक पानी के टैंकर ने स्कूल से बच्चे लाते समय बाइक सवार पिता पुत्र और 8 साल की बेटी को रौंद दिया, जिसमें 7 साल के रजत की मौत हो गई। दरअसल पशु चिकित्सक संतोष उपाध्याय अपने बेटे और बेटी को बाइक से घर ला रहे थे कि घर से कुछ दूर पहले ही पानी के टैंकर ने उन्हें चपेट में ले लिया और रौंद दिया, जिसमें मासूम रजत की मौके पर ही मौत हो गई और पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। छुट्टी के टाइम 1:30 बजे करीब लौटते आ रहे, पापा इनको लेके आ रहे बाइक पे। ये बच्चा आगे बैठा हुआ था, इसका डेथ हुई है और स्पॉट, और लड़की पीछे बैठी थी, उसके पैर में चोट आई है। ये ऐसा हुआ, ये साइड से आ रहे थे और आगे से टैंकर आ रहा था, वो मोबाइल पे बात कर रहा था, बता रहे हैं, वो आके उसने टक्कर मार दी। बाइक पर भाई बहन कौन कौन आ रहा है? भाई बहन दोनों आ रहे? हाँ, भाई बहन आ रहे। तो बड़ा वाला लड़का वो साइकिल से लगा रहा था, तो भाई की मौके पर मौत हो गई, बहन घायल है। हाँ बिल्कुल, क्या चोट कहाँ है? पैर में चोट लगी आपको? जी जी। वहाँ तो 1:30 बजे करीब छुट्टी है के बच्चा आ रहा जी। बाइक पे उसके पापा लेके आए मोटरसाइकिल पे जी। तो टैंकर वाले ना पीछे तो हम आर दे टैंकर में बच्चा पीछे बैठू, बच्चा वहाँ स्पॉट खत्म है बहुत तुरंत। अच्छा, बच्चा कौन सी क्लास में था? बच्चा शायद 5वीं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे के पिता क्या है, क्या काम करते हैं? संतोष उपाध्याय, वो डॉक्टर हैं, पशु विभाग में डॉक्टर। क्या टैंकर चालक को पकड़ लिया मौके से? नहीं, वो भाग गया, अभी ना वो भाग गया है। वो बच्चे की मौके पर ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है। हाँ, बच्चा खत्म। थाना न्यू आगरा के कमला नगर में एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रों द्वारा क्लास में टीचर से जब सवाल पूछा गया तो उससे नाराज हुए टीचर ने उसकी पिटाई लगा दी, जिससे छात्र के कान का पर्दा चौपट हो गया। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी हुई तो परिजनों ने टीचर की शिकायत थाना पुलिस से की है। अब स्कूल प्रबंधन आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात कह मामले को साधने की कोशिश कर रहा है। घटना थाना न्यू आगरा क्षेत्र में कमलानगर स्थित एक स्कूल की है, जहां एक अध्यापक के बेरहमी का मामला सामने आया है। सुमित राहुल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्र समर सिंगल की उसके सब्जेक्ट टीचर मोहित जैक्सन ने इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि छात्र ने उससे सवाल कर दिया। अध्यापक को ये बात नागवार गुजरी और उसने छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान इस छात्र के कान के नीचे चोट लगने से कान का पर्दा डैमेज हो गया। हालांकि स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने में जुटा है और छात्र के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बच्चे के परिवार ने थाना न्यू आगरा में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। टीचर आए हैं मोहित जैक्सन, मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, सर ये 8th क्वेश्चन का बता दीजिए। उनने फिर मुझे अपने पास बुलाया और फिर कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर लग रहा हूँ जो बताऊंगा, और उनने फिर मेरे कान पे बहुत जोर से मार दिया और लूज टॉकिंग करी मेरे साथ, और फिर उन्होंने मुझे धक्का देके क्लास से बाहर भी निकाल दिया। फिर क्लास से बाहर निकालने के बाद वो 15-20 मिनट बाद आते हैं और मुझे कंधे से खींच के क्लास के सामने लेके आते हैं। फिर सबके सामने पूछते हैं कि आज तक अकाउंट्स में पास हुआ है, क्या समझता है अपने आप को, कि कितने आते हैं तेरे मार्क्स, 11th में कितने आए थे तेरे मार्क्स। और उनने प्रिंसिपल सर से भी झूठ बोल दिया था। क्योंकि मेरे कान में बहुत दर्द हुआ था उस समय सुनाई नहीं दे रहा था, और अब भी मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है और सुनाई नहीं दे रहा। बच्चे को मारा था, तो फिर जैसे ही मुझे बात पता चली तो मैं बच्चों से पूछा, बच्चे ने मुझे बताया सर मुझे एक चांटा मारा है। तो मैंने बच्चे को समझाया भी, उसके बाद में कहा फिर बच्चा चला गया। फिर जैसे आज सुबह मुझे पता चला तो मैंने जस्ट आफ्टर असेंबली
मतलब टीचर को स्कूल से निकाल दिया है। और हमारे स्कूल का ये रूल है कि कोई टीचर बच्चे को मारता है तो हम टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। और मैं व्यक्तिगत मना भी करता हूँ कि आप कोई भी टीचर किसी बच्चे को मारेगा नहीं। थाना सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खाना खाने के बाद एक ही परिवार के तकरीबन 1 दर्जन लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एसएम मेडिकल में भर्ती कराया गया है। तबीयत बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में खाना खाने के बाद 16 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य लोगों का एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता का है। यहाँ दाल चावल खाने के बाद सभी लोग सो गए। अचानक उल्टी दस्त की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। जब तक पीड़ित को समझ पाते इससे पहले ही इलाज नहीं मिलने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्य की हालत अब सामान्य है। डॉक्टर्स के मुताबिक पीड़ितों की हालत खतरे से बाहर है। फूड पॉइजनिंग के शिकार सभी लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं और रुनकता इलाके में रहकर काम करते हैं। इस संबंध में जो मैंने मौके पर जाकर के देखा है हमारा अपने वार्ड में, तो कुल 7 लोग आए हैं और इनसे सभी लोग वर्तमान में सभी लोग होशाहवास में हैं, पूरा वाकया बता रहे हैं। और उसमें 1-2 स्टार्टिंग में सीरियस थे तो दवा लगने से वो सब सही हो गए हैं। जनकपुरी और राम बारात को लेकर जिला प्रशासन ने दोनों कमेटियों के साथ बैठक कर बनाई रूपरेखा, जिसमें इन महत्वपूर्ण आयोजनों की तैयारियों के संबंध में सुझाव मांगे गए। इस मीटिंग में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके परामर्श के बाद जिलाधिकारी पंकज कुमार ने दोनों मौकों को भव्य तरीके से मनाने की बात कही। उत्तर भारत के ऐतिहासिक आयोजन रामलीला और जनकपुर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सामाजिक और प्रशासनिक अमले ने भी कमाल संभाल ली है। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने इस संबंध में एक मीटिंग बुलाकर इस आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की, जिसमें रामलीला और जनकपुरी कमेटियों ने भाग लिया और अपनी राय रखी। बैठक में राम बारात के रूट से लेकर रामलीला मैदान में होने वाली व्यवस्थाओं के साथ साथ जनकपुरी के आयोजन पर विस्तार से बात हुई, जिसके संबंध में कमेटी के लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपनी अपेक्षाएं रखी। आज जिलाधिकारी से हम लोगों ने जो राम बारात मार्ग और रामलीला ग्राउंड पर जो कार्य होने हैं, सड़क के, सफाई के, बिजली के, और जो वहाँ पर रामलीला ग्राउंड पे जो क्षतिग्रस्त हो गई है जगह, उसको ठीक कराने के लिए बारे में ये सब एक मेमोरेंडम उनको दिया है। जबकि मीटिंग में सबकी बात सुनने के बाद जिलाधिकारी पंकज कुमार ने आगरावासियों को भरोसा दिलाया कि कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी इंतजाम कराने के लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रामलीला आपके यहाँ बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है और आगरा की रामलीला बड़ी पुरानी और बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण रामलीला मानी जाती है। आज उसकी बैठक थी हमारी पहली। हम लोग जनकपुरी और रामलीला की कॉमन बैठक करते हैं। पूरे प्रशासन के सभी अधिकारियों को उसमें बुलाया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जितनी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं उसको बहुत बेहतर बना सकें। गौरतलब है कि इस बार जनकपुरी का आयोजन गांधीनगर क्षेत्र में होगा, जबकि रामलीला परंपरागत तरीके से रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर बुलाई गई पहली बैठक में संबंधित विभागों के सख्ती से निर्देश दिए गए। आने वाली 13 तारीख को जिनकी फिर से मॉनिटरिंग होगी। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज शशिकांत ने किया जनपद न्यायालय का निरीक्षण, जहां उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर दीवानी के अनेक बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की और अपनी परेशानी से अवगत कराया। गुरुवार के दिन जनपद न्यायालय का नजारा बदला बदला सा नजर आया, जहां और दिनों की अपेक्षा काफी व्यवस्थाएं देखने को मिली। मौका किसी तीज त्योहार का नहीं था, बल्कि यहां उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज का आगमन था, जिनके दीवानी में आने पर वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज शशिकांत ने यहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान पूरी दीवानी का मुआयना किया और व्यवस्थाओं का आंकलन किया। दरअसल प्रशासनिक जज यहां 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, जो शुक्रवार को न्यायालय के जीर्णोद्धार हुई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। उनके आगमन पर दीवानी के वकीलों में भी खासा उत्साह दिखा, जिन्होंने उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखी। वकीलों ने प्रैक्टिस के दौरान आने वाली तमाम परेशानियों से उन्हें वाकिफ कराया। एजे शशिकांत ने जिनके संबंध में स्थानीय न्यायिक प्रशासन से बात कर उनके समाधान करने का भरोसा दिलाया। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में आगामी 1 अगस्त से होने वाली साइकिल यात्रा को पूर्व राष्ट्रपति के निधन के चलते घोषित हुए 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते 5 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि अब हाईकमान से मिला आदेश के बाद साइकिल यात्रा 5 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगी।
प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुटने जा रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा का आह्वान किया था, जिसका आयोजन 1 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलना था। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होने के चलते साइकिल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने बताया कि पार्टी आलाकमान ने आए आदेशों के तहत अब साइकिल यात्रा की तिथि में परिवर्तन किया गया है, जो कि अब 5 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगी। सभी को आह्वान करता हूं और उन्हें निवेदन करता हूं कि अब तैयारी वो 5 तारीख की पूरी कार्यालय के लिए कर लें। 1 तारीख का प्रोग्राम जो है चेंज हो गया हाईकमान से, इसलिए आज प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाने की हमें जरूरत पड़ी। मीडिया प्रभारी हमारे जब पूर्व में जो है अमित शर्मा देख रहे थे, आज मीडिया प्रभारी हमने जो है नियुक्त जो है दलीप सिंह को जो है बना दिया गया है और उसका जो है पूरी रूपरेखा आज जो है चेंज करके ना ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों को दे दी है और साथ साथ हमारे जो है लक्ष्मी नारायण वर्मा भी उनका सहयोग करेंगे। अभियान के दूसरे दिन जब अतिक्रमण की टीम लोहा मंडी के मुख्य बाजार की ओर मुड़ी तो वहां कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने और राजनीति कर अभियान में रोड़ा बनाने की कोशिश करते नजर आए, जो मंदिर के चबूतरे को मुद्दा बना अपनी रोजी रोटी चलाने की जुगत में थे। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने जब मंदिर का निरीक्षण किया तो वहां सब्जी वालों को गोदाम बनाया था, जिसे देखते ही देखते खाली करा दिया गया और नेतागिरी कर रहे लोगों को जब पुलिस ने हड़काया तो वो बैकफुट पर आ गए। शहर में अतिक्रमण अभियान को पूरा शहर अपनी शाबाशी दे रहा है और सहयोग के साथ साथ पूरी टीम को धन्यवाद भी देता दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भी अभियान को जरिया बनाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब लोहा मंडी बाजार के सब्जी मंडी में जैसे ही महाबली ने अतिक्रमण को जमींदोज करना शुरू किया तो ये बात वहां के कुछ छुट भैया नेताओं को रास नहीं आए और मंदिर के नाम पर अपनी राजनीति करने की जुगत करने लगे। यहां मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने ये कहते हुए हंगामा करना शुरू भी कर दिया कि महाबली ने अधिकारियों के आदेश पर मंदिर का चबूतरा तोड़ दिया है, जबकि महाबली अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था। हंगामे की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट रेखा चौहान और सीओ लोहा मंडी नितिन सिंह पहुंचे तो लोग अधिकारियों पर ही अपनी नेतागिरी दिखा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा देख वो भी दंग रह गए। मंदिर के बाहर सब्जी की ठेल लगाने वालों ने मंदिर की आड़ में मंदिर को सब्जी का गोदाम बना रखा था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मंदिर को सब्जी से खाली करने के आदेश जारी कर दिए, जिसे देख नेतागिरी कर रहे लोगों को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो लोग अपनी झेप मिटाते हुए वहां से निकल गए। राहे से और बोतला वाले रोड पर हम लोग आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही कुछ एडजॉइनिंग जो सब्जी मंडी है या कुछ और मार्केट्स हैं उनको भी देखा गया है। एक पूरा सब्जी मंडी मार्केट को साफ कराया गया है। इसके अलावा 3 मार्केट और छोटे छोटे वहाँ पर हैं, बलदेवगंज और भी हैं। उन सराफा बाजार जो है उनको कल तक का टाइम दिया गया है। वो लोग खुद अपने आप तोड़ रहे हैं और टाइम भी मांग रहे थे तो उनको टाइम दिया गया है। हम लोग कल भी हमारा इसी रूट पर रहेगा, फाइनल है। तो हम लोग फिर जिनको टाइम दिया है उनको फिर कल हम चेक कर लेंगे। देखने में आया है कि जिस रोड से होकर अभी हम आए वहाँ तमाम ऐसे मकान थे जो जर्जर हालत में थे, जो कभी भी गिर सकते थे। उनको किस तरह की हिदायत दी गई है ताकि 2 मकान इस तरह के पाए गए हैं इसी रूट पर जो बहुत ही जर्जर हैं और अब तक का सबसे जर्जर मकान हम लोगों ने महसूस किया। उन्हें नगर निगम से कल नोटिस जारी भी किया जा रहा है और उन लोगों को बताया गया है और वो लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपना पूरा इसका उतरवाते हैं या जो भी है मरम्मत करने लायक है तो मरम्मत करेंगे, अदरवाइज हटाने लायक है तो उसको हटाया जाएगा। तो वो लोग रेडी हैं, तैयार हैं उसके लिए, टाइम दिए उसके लिए टाइम। लोहा मंडी मस्जिद के पास खड़े हैं। यह भी देखने में आया है कि मस्जिद के आसपास भी तमाम लोगों ने जो है वो इंक्रोच कर रखा है ताकि जो यहाँ नमाज पढ़ने वाले या ईद पर जो लोग आते हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना। बिल्कुल इसके लिए जो है यहाँ पर कुछ लोगों के पेपर्स मांगे गए हैं। आसपास अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उसे हटा दिया जाएगा। मस्जिद के नीचे की तरफ जो दुकानें थी वो नाले पर कुछ थी, उनके शटर पीछे जाने हैं तो उनको बता दिया गया है। वो जो मस्जिद के इमाम वगैरह हैं वो सब तैयार। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस अभियान को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि जो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंदिर और मस्जिद का सहारा ले रहे हैं वो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि इस अभियान में किसी भी धार्मिक स्थल और हॉस्पिटल को क्षति नहीं पहुंचाई जा रही है, तो वहीं स्कूलों को भी मोहलत दी जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यशैली देख चुके लोग अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जबकि अभी 2 दिन पहले ही सत्ताधारी दल के एक नेता को भी अधिकारी पर दबाव बनाना महंगा पड़ गया था।
बहरहाल इन दिनों शहर में चलाए जा रहे अभियान को सभी धर्म और जाति के लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, जो शायद चुटभैया नेता पचा नहीं पा रहे। कहते हैं अगर सोच मजबूत हो और कुछ बदलाव की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है इन दिनों शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में, जहां हमेशा से विरोध करने वाली जनता प्रशासन का पूरा सहयोग करती दिखाई दे रही है, जिससे अभियान में शामिल अधिकारी भी खासे उत्साहित हैं। इस अभियान पर ताज न्यूज की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान से खास मुलाकात की। सुनिए उनके अनुभव और जनता के मिल रहे सहयोग पर वो भी उनका धन्यवाद देती नजर आए। देखिए ताज न्यूज की खास रिपोर्ट। है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। शायर कहते हैं कि एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो, और फिलहाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है पिछले 1 महीने से शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के दौरान। हमारे साथ खुद मौजूद है रेखा एस चौहान, जो इस पूरे अतिक्रमण अभियान को खुद देख रही है और पूरे शहर में जाकर अलग अलग लोगों से बात कर रही है और अतिक्रमण को चला रही है। आइए बात करते हैं रेखा एस चौहान से। रेखा जी, जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की कल्पना की थी, क्योंकि शहर बहुत बड़ा था, पुराना शहर बहुत था और वहीं से इसकी शुरुआत की गई, किस तरह से उसको देखा गया? हम लोगों ने यही प्लानिंग की कि जो पुराने मार्केट्स हैं आगरा के, जहां लोग जाने से कतराते हैं, उन सड़कों को हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग सबसे पहले उन सड़कों को लेंगे। और इसी के तहत एक प्लानिंग तैयार की गई कि नगर निगम पहले अपनी चिन्हित कर लें, और उसमें नगर निगम द्वारा एक 34 सड़कों का एक कार्य योजना तैयार की गई, जिसको हम लोगों ने बैठ करके फाइनल किया। उसमें डेट्स लगाई और हम लोगों का सितंबर तक का ये एक अभियान है और लगभग 1 माह पूरा हो रहा है और बहुत सफलता से ये अभियान चल रहा है। लोगों का समर्थन है, लोग 100% लोग इसका समर्थन दे रहे हैं और बहुत अच्छा एक माहौल है। नाला नाली सरकारी ज़मीन सब हम लोग इसको खाली करा रहे हैं। जब अभियान चलाया जाता है तो देखने में आता है सबसे पहला विरोध जो करते हैं वो व्यापारी करते हैं, या जिसके पास हम जाते हैं वो लोग सबसे पहला विरोध करते हैं। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि व्यापारी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई विरोध की आवाज नहीं उठ रही। क्या लगता है, ये प्रशासन की जो मंशा थी कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रही? बिल्कुल, लोग जो है कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि हमें बता दिया जाए। जहाँ पर लगता है कि वो खुद हटा लेंगे, वहाँ हम लोग समय भी दे रहे हैं। और काफ़ी हम लोग समय देने के बाद सेकंड टाइम फिर जब देखते हैं कि उसने अपना समय लेकर के भी कुछ नहीं किया है, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज लोग खुद से तोड़ रहे हैं। तो इस अभियान की सफलता यही है कि लगभग 50% लोग, जब हम कोई अभियान के लिए जिस डेट में जाना होता है और अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो 40-50% लोग अपना खुद तोड़ लेते हैं। थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको फिर हम लोग फिनिश कर देते हैं। पुराना जो शहर था वो पुराना शहर, सालों पुराना शहर है, कई दशक गुजर गए, लेकिन लोगों ने वहाँ नालियाँ नहीं देखी। लेकिन जिस तरह से अभियान चलाया गया वहाँ नाली के साथ सड़क भी दिखाई देने लगी। तो क्या लगता है कि लोग अगर उसको दोबारा इंक्रोच अगर करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो लोगों पर की जाएगी? सेकंड फेज में यही देखा जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग होगी थाना लेवल से भी और हम लोगों के लेवल से भी। हम लोगों का सामान सड़क पर रख करके दुकानदार जो बेचेंगे तो उसका सामान जब्तीकरण की कार्रवाई भी होगी और उस सामान की नीलामी भी कराई जाएगी नगर निगम के द्वारा और पुलिस के द्वारा चालान की कार्रवाई भी होगी। तो हमें लगता है कि अगर ये जागृति आ जाती है तो बहुत अच्छा लुक आगरा को मिलेगा। पुराने शहरों में लोग जाने से जो है कतराएंगे नहीं और एक बहुत अच्छा रोड आप सब लोगों को दिखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखने में आता है कि सबसे पहला जो विरोध जो करते हैं सत्ताधारी दल के नेता जो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो जितने भी नेता हैं, जितने भी शहर के मंत्री या और भी पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं इस अभियान का। आपको भी अप्रिशिएशन लगातार मिल रहा है, तो क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो बढ़ता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी तरीका का कोई भी सत्ता का भी कोई दबाव नहीं है। किसी ने भी कोई फोन इस तरह के नहीं किए कि ऐसा नहीं किया जाए। पूरा सपोर्ट है, सभी पार्टीज का सहयोग है। छोटे मोटे प्रकरण जो है वो व्यक्ति विशेष का जो है हो सकता है, अदरवाइज सभी लोगों का सहयोग है और खास तौर से सत्ता पक्ष के सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है यहाँ पर पब्लिक का, जन समर्थन पूरा है और लोग बहुत खुश हैं और अब उत्साहित हैं। डेली कम से कम 10-15 लेटर्स आते हैं कि इस रोड को भी टेकअप किया जाए या यहाँ ये अतिक्रमण है, इसको लोग बताते हैं और लोगों में उत्साह है और वो लिखित में शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ ये अच्छा। अछनेरा जो था, अछनेरा में अब किरावली एसडीएम रही है और अपने कार्यकाल में अपने किरावली और अछनेरा का जो एक बिल्कुल माहौल बदल दिया था। तो लगता है कहीं ना कहीं जो पुरानी वाली छवि थी वो आज कहीं ना कहीं जागृत हो रही है। बेशक वो छवि काम कर रही है। वो अछनेरा में हम लोगों ने नाले पर 60 साल से एक नाला घिरा हुआ था जिसमें 2.5 दुकानें, मतलब 2 दुकानें उसके बाद आधी दुकान, उस तरह का 4 मंजिला
रेजिडेंशियल मकान भी थे और दुकानें भी थी, वो पूरा तोड़ा गया था। उस समय तो विरोध भी हुआ था, लेकिन आज देखिए वहाँ पर इतना चौड़ा हो गया है, वही छवि जो है यहाँ काम कर रही है। आज लोहामंडी क्षेत्र में निगम चलाया जा रहा है, कहते थे कि एक विशेष समुदाय का जो है वो वर्चस्व है, लेकिन देखने में आ रहा है पूरा जन समर्थन जो है वो पूरा इस अभियान के साथ है। तो क्या लगता है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी? ये बिल्कुल अरे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, खास तौर से मुस्लिम भाइयों का तो बहुत समर्थन मिल रहा है। ये हम लोग सोचा करते हैं कि यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा मंदिर मस्जिद ये सब मतलब उस तरह की संकीर्ण सोच वाला नहीं है माहौल, बहुत अच्छा माहौल है और जो जनहित में होना चाहिए वो काम किया जा रहा है और सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जब हम इस क्षेत्र में आए थे लोहामंडी के, तो वहाँ एक मंदिर को लेकर कुछ लोगों ने नेतागिरी करने की भी कोशिश की और जो अभियान भी चल रहा है या उसमें जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाया कि वो मंदिर के जो चबूतरे को है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया गया था चबूतरे को। ये इसी तरह की कुछ सोच वाले आ जाते हैं बीच में, तो संकीर्ण सोच से ऊपर उठना होगा। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हमारे अभियान में मंदिर मस्जिद को हम लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे हैं और बल्कि मंदिर की आड़ में या सब्जी की दुकानें अंदर आपने देखा कि सब्जियां अंदर जो है तखत पाए गए और बड़े बड़े बोरे जो है सब्जियों के पाए गए, तो मंदिर वाले वहाँ पर जो है आगे सब्जियां पूरा ये मार्केट तो पूरा सब्जी मार्केट करा रहा है, वहाँ निकलना भी मुश्किल है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ पब्लिक ने सपोर्ट किया और बताया कि यहाँ पर ये चीज़ होती है और बताया गया कि कभी अब आगे से सब्जी इस तरह से नहीं लगेगी। तो मंदिर का स्वरूप को, मंदिर के आसपास इतनी बदबू आ रही थी, तो ये तो सभी लोगों को सोचना होगा। जिस तरह से लोग जो है आपसे आगे हाथ मिलाते हैं, आपसे हाय करते हैं, आप जिस क्षेत्र से जाती हैं रेखा एस चौहान एक वो नाम हो गया है जिसे लोग नाम से नहीं शकल से भी पहचानते हैं, तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। ये थी हमारे साथ रेखा एस चौहान जो सिटी मजिस्ट्रेट में बता रही थी कि किस तरह से इस पूरे अभियान को वो अमली जामा पहना रही है। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के अतिगढ़ प्रभारी राजीव राठी। उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से शहर के जो नए नाले नालियां निकल रहे हैं, इस समय काफी संख्या में जो है वो इस समय ध्वस्त हो चुके हैं, तो इस पर किस तरह से उनकी अग्रिम जो है वो कार्रवाई रहेगी? जिस तरह से जो पुराना शहर जब निकल के आ रहा है, तो नाले नालियां भी निकल कर आ रहे हैं, जो सालों से चौक थे उनको किस तरह से टेकअप किया जाएगा ताकि नए सिरे से जो है जहाँ कहीं भी एनक्रोचमेंट ड्राइव जिस रोड पर टेकअप किया जाता है उसका रात का जो शेड्यूल है वो होल राइट उस पर मलबा उठाने का काम पहले फेज में टेकअप किया जाता है। उसके बाद जो उसमें ड्रेन्स हैं, उस ड्रेन्स में जो मलबा चला गया या वो नालियाँ जो बरसों से बंद पड़ी थी उसको खोलने की कार्रवाई लगातार शहर में की जा रही है। लेकिन काम क्योंकि लगातार मलबा निकल रहा है, कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने समय मांगा था वो तोड़कर अपने मलबे को बाहर निकाल रहे हैं, तो लगातार सड़कों से मलबा उठाने का काम रातों दिन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और नाला सफाई का प्रोग्राम भी चौक आउट कर लिया गया है। इसके अलावा एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि जो नालियां अभियान के दौरान डैमेज हो गई हैं, 13वीं वित्त आयोग में उन सबके प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, उनको रिपेयर कराकर और जल निकासी को सुनिश्चित जल्द कराया जाएगा। देखने में आता है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर या जेडोस जो होते हैं उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है कि वो क्षेत्र में अपने अतिक्रमण ना होने दें। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही कहें या कहें कि उन्हें जानकारी नहीं हो पाती कि क्षेत्र में क्या माहौल है, तो उसको लेकर भी कोई कार्य योजना बनाई जाएगी? देखिए, जिस तरह से पब्लिक इसमें जुड़ी है, इस अभियान के जिस शहर में जो अतिक्रमण का अभियान चल रहा है और जनता इसके साथ जुड़ गई है और अपना पैसा लगाकर, अपनी लेबर लगाकर, अपनी रात की नींद उड़ाकर जो शहर में वो काम कर रही है, तो मुझे इस बात की अब भविष्य में ये उम्मीद नहीं लग रही है कि किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट पुनः होने पाएगा। और इस बार इसमें प्रशासन भी शक्ति रखेगा, पुलिस फोर्स भी शक्ति रखेगी और नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करेगा। तो अब माना जा सकता है कि शहर के हालात जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे। जिन सड़कों से होकर पैदल गुजरना मुश्किल था, आज उन सड़कों पर शायद हम अपने वाहनों से फर्राटा भर सकते हैं। बहरहाल अपने साथी बंटी यादव के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Shri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719333563 or 9759333992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान का मलबा भी नगर निगम और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मलबे के कारण कहीं कोई काम के हालात और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि नगर निगम कर्मचारी रात दिन मलबा उठाने में लगे हैं, जिसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं। जो ये तोड़फोड़ का अभियान जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से चल रहा है, तो इसमें हमारा एक से 2 सेट तो दिन में लगते हैं और फिर नाइट में पूरी रात भर 4 या 5 सेट, जिसमें 2 ट्रैक्टरों के होते हैं, 3-4 हमारे गाड़ियों के सेट, 15-16 गाड़ी लगती हैं। तो ये सब मलबा जो है अभी हम जो हमारा IDH है हॉस्पिटल, उसमें गड्ढा लेवलिंग करने के लिए वहीं सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और जो थोड़ा ख़राब होता है तो उसको हम कुबेरपुर लैंड साइड पे डलवा रहे हैं। तो प्रतिदिन का औसत हमारा 40 से 50 गाड़ी पर डे का है जो रोज़ हम उठा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा बेलनगंज और उससे पहले रावतपाड़ा पूरा हम साफ करा चुके हैं, लेकिन वहाँ दुकानदार अपने आप ही इतना लोगों में उत्साह है कि वो अपनी दुकान खुद तोड़ के रोज़ थोड़ा बहुत मलबा सड़क के किनारे जमा कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जनता को कोई परेशानी ना हो, हम उसको एक दिन राउंड करके और जहाँ जहाँ दिखाई देता है नाइट में उसमें टिपर लगाते हैं। शहर में अतिक्रमण का हर ओर बोलबाला है, फिर चाहे मामला आगरा विकास प्राधिकरण का हो या आवास विकास का। आवास विकास इस मामले में अब गंभीरता दिखाते हुए अवैध निर्माण करने वालों पर सीधे FIR दर्ज कराने की कार्यवाही को अमल में लाएगा। इसके लिए सभी डिवीजन में आदेश पारित कर दिए गए हैं। हमने अभी अपने खंडों को निर्देशित किया है कि वो भी अवैध निर्माण से संबंधित अपने अभिलेख पूरे कर लें और हफ्ते 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, जिससे कि परिषद अपनी योजनाओं में अवैध निर्माण संबंधी अभियान चलाया जा सके सासन के साथ मिलकर। उसमें शासन स्तर से भी हम कार्रवाई कर रहे हैं कि डिमोलिशन की पुलिस फोर्स मिले और साथ में सीलिंग करने की भी कार्रवाई के लिए अप्रोच की जा रही है कि अगर वो पावर मिल जाती है तो वो कार्रवाई कराई। दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों जाम के हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए हैं। पहले वाटरवर्क्स चौराहे पर ही जाम के हालात बनते थे, लेकिन इन दिनों सुल्तानगंज की पुलिया पर भी पुल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है, जिसके चलते वाहन रेंगने को मजबूर है। शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आगरा के प्रमुख चौराहों जैसे वाटरवर्क्स, सुल्तानगंज की पुलिया और खंदारी चौराहे पर बनने वाले पुल भले ही भविष्य में लोगों को राहत दे, लेकिन इन दिनों पुलों के निर्माण के कारण वाटरवर्क्स और सुल्तानगंज की पुलिया पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को इन दिनों जाम के जाम से जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि सेतु विभाग और हाईवे अथॉरिटी ने यहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन मार्ग सरकरा होने के कारण वाहनों को रेंगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बीते कई माह से वाटरवर्क्स पर पुल के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जबकि सुल्तानगंज की पुलिया पर हाल ही में कार्य शुरू किया गया है, जिसके चलते अब इन दोनों ही स्थानों पर जनता को आने वाले अच्छे अनुभवों के लिए कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से इन दिनों काम में तेजी दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि शहर वासियों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा।
बहरहाल यातायात विभाग ने यहां जाम के झाम से निपटने के लिए यातायात कर्मियों की तैनाती की है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने वॉलंटियर फोर्स को बताया पार्टी का महत्वपूर्ण अंग, जिन्होंने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी से काम करने के लिए जागरूक किया। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर आजाद सिंह और विक्रम सिंह के मुताबिक 2017 में आने वाले चुनाव में उनकी अहम भूमिका होगी। आगरा में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बेशक ना थम रहा हो, पर इस सबसे बेपरवाह अपने मिशन को सफल बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसके नेता नीली खेमे के साथ साथ उसके अनुषांगिक संगठनों पर भी खासा जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी के पदाधिकारियों ने छिपीटोला सामुदायिक केंद्र में बहुजन वॉलंटियर फोर्स की एक बैठक बुलाई और उसके जवानों का मनोबल बढ़ाया। पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ साथ जिलाध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह व्यास ने बताया कि वो बीएसपी का महत्वपूर्ण अंग है। आगामी चुनाव में जिन पर बड़ा दारोमदार रहेगा। जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं बहन कुमारी मायावती जी की जो भी हमारी मीटिंग होती है तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था इन साथियों की होती है। तो इन साथियों को बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर हम लोगों ने सेक्टर पर 5 साथियों को लगाया है। उन 5 साथियों की सेक्टर की हम प्रत्येक माह समीक्षा करते हैं। पहले तो विधानसभा वाइज इनकी समीक्षा की जाती है, विधानसभा वाइज फिर जनपद वाइज, फिर हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर सीनियर हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इसको समीक्षा को द्वारा से देखते हैं। तो पूरे संगठन को जहाँ तक आगे ले जाने क्या इनका योगदान रहता है और इससे संगठन में इनका योगदान इतना रहता है कि जब हमारे वोट डाले जाते हैं तो वोट पड़ते समय भी ये बूथों पर ध्यान देते हैं, सेक्टर पर ध्यान देते हैं। इन साथियों की जिम्मेदारी ये होती है कि अधिक से अधिक वोट वाले दिन साथियों को बूथ स्थल तक लेके आए और वहां तक वोट डालो। 1 अगस्त को किया जाएगा जिलाधिकारी के ओएसडी दिनेश कुमार वर्मा के काव्य संग्रह सारथी के सच का विमोचन, जिसमें ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ नैतिकता, आदर्श और कर्मशीलता पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ बता दें कि दिनेश कुमार वर्मा 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। शिक्षा पर आधारित एक काव्य ग्रंथ है जिसमें कि आपको हर ग्रंथ का सामंजस्य मिलेगा। इसका मूल आधार अध्यात्म है और ये ऊपर से आया है। मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं जानता कि ये है क्या, पर इतना वेग से आता है जैसे भाई कि मैं कह नहीं सकता उसको। मुझे वो सब काम छोड़ के उसे लिखना पड़ता है। अगर मैं टॉयलेट में भी हूँ तो मुझे ये देखना पड़ता है, वहाँ कागज दे के जाना पड़ता है कि मैं क्या उस समय विचार आ गया तो मैं नहीं लिखा तो ये छूट जाएगा। कौन कौन से विषयों को इसमें आपने टच किया? इसमें हमने सफाई, ईर्ष्या, रक्त बीज, एक भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसी रचना लिखी है कि सबकी आंखें खोल दे। काफी लंबा आपने समय दिया सरकारी सेवा में, विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार भी उसमें होते हैं। ऐसे बीच में रहते हुए क्या वो जो आपके अनुभव रहे वो भी कहीं ना कहीं आनंद लिया है मैंने नौकरी में, ऐसा आनंद कोई ले ही नहीं सकता। हर चीज को बड़ा गहराई से देखा है और जब तक कि आप सच्चे हृदय से किसी चीज को देखेंगे नहीं उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, और वो व्याख्या है सारथी का सच। प्रति के बाद उनका ये अभियान और चलेगा, अच्छी तरह चलेगा। आपने स्पष्ट कर दिया है कि वो शोहरत तो इसमें नहीं पड़ेंगे। एक तो कविता के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भावनाएं आपके अंदर है, वो सारी बातें स्पष्ट करेंगे। दूसरे और सामाजिक मंच से, सामाजिक तरीके से जो कुछ कर सकते हैं वो काम करेंगे। जी, आपने कहा कि काजल की कोठरी से उन्होंने अपने आप को बचाया, तो क्या मानते हैं कि पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है? सभी ये बात 31 के बाद कहेंगे, मैं तो कह सकता हूँ। काव्य संग्रह की बात करें तो किस तरह का संग्रह, क्या काव्य संग्रह? देखिए इनका काव्य संग्रह आप छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, ये मानक है साहित्य को मापने के। इसकी दृष्टि से आपके साहित्य को आप माप नहीं सकते। छिटपुट ये चीजें आ गई हैं। इनका साहित्य भाव की दृष्टि से, आदर्श की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से और प्रेरणा की दृष्टि से समृद्ध है, उपयोगी है। यानी शब्दों का जाल नहीं है, फालतू की बात नहीं है, काम की बात है। विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी ऐतिहासिक स्मारकों के हालात नहीं सुधर पा रहे। आए दिन स्मारकों के दीदार को आने वाले प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार स्मारकों की दीवारों पर कर जाते हैं, जिससे हर दिन इन स्मारकों की खूबसूरती खत्म होती जा रही है। हालात ये है कि आज ये ऐतिहासिक स्मारकें
केवल प्रेमी जोड़ों की डिक्शनरी बनकर रह गई हैं, जिससे विभाग के अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं। आगरा में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आगरा में बनी ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती को निहारने आते हैं और इमारतों की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। वहीं अगर इन इमारतों की खूबसूरती को ग्रहण लग जाए तो क्या कोई पर्यटक इन इमारतों को निहारेगा? शायद नहीं, और इससे हमारे देश को हर दिन पर्यटन से होने वाला फायदा नुकसान में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, ये इमारत है आगरा सिकंदरा के सामने बने मरियम टॉम का मकबरा। किसी समय में ये मकबरा बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इस मकबरे की दीवारें सजी हुई हुआ करती थी, पर आज प्रेमी जोड़ों ने इस मकबरे की दीवारों को अपने नामों से सजा दिया है, जिससे इस मकबरे की खूबसूरती खत्म होती जा रही है। शायद यही कारण है कि आज सैलानी आगरा आता तो है, लेकिन केवल आगरा शहर के कुछ मुख्य स्मारकों का दीदार कर वापस चला जाता है। सैलानियों को आगरा दर्शन कराने वाले गाइड इन स्मारकों को अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं, क्योंकि शायद उन्हें भी डर है कि इन ऐतिहासिक स्मारकों की बदहाली को देख दूर देश से आए सैलानियों के मन में हमारे देश की छवि खराब हो रही होगी। विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी इन स्मारकों में प्रेमी जोड़ों पर लगाम नहीं लग पा रही, जो कि स्मारक की खूबसूरती को खुरच जाते हैं। अब देखना ये है कि विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। कहने को ताजमहल को कमाई के मामले में सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ हर रोज आने वाले हजारों पर्यटकों से सरकार की खूब कमाई होती है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने संसद में ताजमहल से कमाई कम और खर्चा ज्यादा होने की बात कही कि कहीं ये वजह टिकट के पैसे में हो रहे बंदरबांट की तो नहीं है। एक और ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, तो दूसरी ओर अब तक सरकार के लिए ये किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं था, क्योंकि हर दिन ताजमहल से भारत को लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। पर हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के संसद में आए बयान से लोग अचंभित रह गए हैं। गौरतलब है कि पर्यटन मंत्री ने मानसून सत्र में ताजमहल से कमाई कम और खर्चा ज्यादा होने की बात स्वीकारी है। इसकी एक वजह टिकट से आने वाली कमाई का बंदरबांट भी है। टिकट से मिलने वाला पैसा एएसआई के साथ राज्य सरकार के अधीन आगरा विकास प्राधिकरण को भी जाता है, तो वहीं ताजमहल की सुरक्षा समेत रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन है। यही वजह है कि मोदी सरकार को संगमरमरी इमारत अब घाटे का सौदा नजर आने लगी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए ताजमहल में फ्री वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई थी, लेकिन सैलानियों को इस सुविधा का कुछ अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इससे प्रचार प्रसार की कमी का है या विभागीय अनदेखी कि आज शायद ताज दीदार को आने वाले किसी भी सैलानी को फ्री वाईफाई की जानकारी नहीं है, जिससे कहीं न कहीं विभाग के लिए वाईफाई भी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। वैसे विभागीय पुष्टि के अनुसार ताजनगरी में पर्यटक कम नहीं हुए हैं। टिकटों की रीसेलिंग के कारण आंकड़ा घट गया है और वो इसकी जांच कराने जा रही है। इसकी जांच आने से स्थानीय स्तर पर खलबली मची हुई है। गौरतलब है कि पूर्व में ताज सहित सभी स्मारकों पर जमकर रीसेलिंग का खेल चलता था, लेकिन कुछ अरसे से विभाग ताज पर रीसेलिंग न होने का दावा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की बात से अधिकारी भी हैरान और परेशान हैं। हालांकि अब तक जांच के संबंध में कोई आदेश निर्देश नहीं आए हैं। विभागीय अधिकारी रिपोर्ट पहले से ही तैयार कर ले रहे हैं, जिससे यदि जांच होती है तो अपना पक्ष रखा जा सके। ताज न्यूज कई बार खबरों के माध्यम से जागरूक भी कर चुका है कि रीसेलिंग का खेल कर्मचारी व गाइड की मिलीभगत से होता है। सैलानियों के प्रवेश के समय गाइड जो टिकट देता है, चेकिंग करने वाला उन टिकटों को रख लेता है और पहले से पंच की जा चुकी टिकटें वापस कर देता है। ऐसे में बिना पंच की गई टिकट वापस बिक्री के लिए टिकट खिड़की पर पहुंच जाती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं धाम मंदिर राजा की मंडी पर विशाल पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 9वीं बार निकाली गई शोभा यात्रा में बेटी पढ़ाओ देश बचाओ का संदेश आकर्षक झांकियों के माध्यम से दिया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री धाम राजा मंडी पर विशाल पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकालकर विश्व कल्याण का संकल्प लिया। इस मौके पर राजा मंडी स्थित साईं मंदिर को फूल मालाओं से दिव्य रूप से सजाया गया। साईं भक्त समाज सेवी जितेंद्र चौहान के मुताबिक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निकाली गई ये शोभा यात्रा शहर भर में भ्रमण करेगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों के माध्यम से बेटी पढ़ाओ देश बचाओ का संदेश भी दिया गया। गौरतलब है कि विगत 8 वर्षों से साईं भक्त साईं पालकी शोभा यात्रा निकालकर साईं बाबा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।
मंडी से 9वीं पालकी यात्रा निकाली जा रही है। सभी साईं भक्तों में इतना उत्साह है कि आज गुरुवार का दिन है। निश्चित तौर पर जब गुरुवार के दिन बाबा की पालकी निकलती है तो भक्त उमड़ पड़ते हैं, और जब उमड़ते हैं तो देख रहे हैं किस तरह का जनसाला 6 बजे से ही साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, पालकी के दर्शन करने के लिए। और साईं धाम मंदिर राजा मंडी ने एक पालकी यात्रा का एक मिसाल कायम की है। पूरे शहर में एक धूम मची हुई है, हजारों साईं भक्त सड़कों पर दीवाने हो गए, झाड़ू लेकर उस तरह से चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बाबा की कृपा है कि जिस वजह से ये लोग आज पूजा कर रहे हैं, बाबा के साथ जुड़ रहे हैं। ये साईं बाबा की पालकी आज निकाली जा रही है, जिसमें हमारे शहर के सारे आगरा के सामान्य सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साईं बाबा की कृपा बनी रहे, बस मैं यही कहूंगी। लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है और भंडारे वगैरह सबका आयोजन किया। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।